आज का पहला प्रश्न है, किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है? उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना पड़ता है। उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। विदेशी ऋणदाताओं ने उसे ऋण अथवा सहायता देने से इनकार कर दिया है। विश्व बैंक बकाया ऋण के साथ साथ नए ऋणों पर ब्याज की बहुत अधिक दर वसूल करता है। एक देश ऋण जाल में तब फंसता है जब उसे मूल और सूद के भुगतान के लिए बाजार से और कर्ज लेना पड़ता है। इस समय आपके पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है श्रीलंका का है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का बी वाला, यानी उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है, तो तब उसे किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है आपका, उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है? उत्पादन और उत्पादक कारक, उत्पादन और आय, उत्पादन और लाभ, उत्पादन और कीमतें। उत्पादन फलन उत्पादन और उत्पादन कारक के मध्य संबंध है। उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों एवं उत्पादन के भौतिक मात्रात्मक संबंध को बताता है। उत्पादन फलन एक अभियांत्रिक धारणा है। उत्पादन फलन में उत्पादनों एवं उत्पादन की कीमतों का कोई समावेश नहीं होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है दूसरे का ए, उत्पादन और उत्पादन कारक के बीच का संबंध है उत्पादन फलन। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? राष्ट्रीय आय, सकल आपूर्ति, रोजगार, उपभोक्ता संतुलन। देखिए, आपको मैंने माइक्रो और मैक्रो दोनों प्रकार की इकोनॉमिक्स पढ़ाई हुई है, दोनों की अवधारणा से आप अवगत हैं। रमेश सिंह की पुस्तक हमने पढ़ी थी, तो वहां पर हमने इन सब चीजों को विस्तार से पढ़ा था। तो देखिए, राष्ट्रीय आय, सकल आपूर्ति, रोजगार, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके पार्ट हैं। वहीं जो उपभोक्ता संतुलन वगैरह आता है वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का डी। उपभोक्ता संतुलन जो है वो सूक्ष्म आर्थिक चर का उदाहरण है। वहीं ये सभी राष्ट्रीय आय, सकल आपूर्ति, रोजगार, ये सभी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। चौथा प्रश्न है आपका, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जे.एम. कीन्स, लियोन वाल्रस, डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ। देखिए, सामान्य संतुलन सिद्धांत एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री लियोन वाल्रस द्वारा 1874 में प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उपभोक्ता, उत्पादन की प्रत्येक इकाई, प्रत्येक उद्योग एक साथ संतुलन की अवस्था में हो तो प्रत्येक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में हो जाता है और प्रत्येक उत्पादक इकाई अधिकतम लाभ की स्थिति में हो जाती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसको सामान्य संतुलन की अवस्था कहेंगे। तो ये सिद्धांत का मूल है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला, लियोन वाल्रस। पांचवा प्रश्न है आपका, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को कहते हैं? आपूर्ति में संकुचन, आपूर्ति में विस्तार, आपूर्ति में बढ़ोतरी, आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। देखिए, यहां पर अगर हम ये मान लें कि अन्य बातों की समानता रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो इस स्थिति को पूर्ति का विस्तार कहा जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो इस कमी की पूर्ति को संकुचन कहा जाता है। तो देखिए, यहां पर आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने का, आपूर्ति वक्र साथ साथ चलने का मतलब क्या है कि मांग भी उस तरह से बनी हुई है, कॉन्स्टेंटली मांग बनी हुई है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपूर्ति में विस्तार भी होगा और एक समय के बाद संकुचन भी देखने को मिलेगा। तो आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन, ये दोनों अवस्थाएं इसमें साथ साथ चलेंगी। तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का डी। छठवां प्रश्न है आपका, वर्ष 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो तथा मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रगनार फ्रिस्क, आई फिशर, जेम्स टोबिन, गर्ली। देखिए, वर्ष 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सबसे पहले रगनार फ्रिस्क ने किया था
और रगनार फ्रिक्स जो हैं इनको 1969 में अर्थशास्त्र विज्ञान में नोबेल भी प्रदान किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का ए। इन्होंने ही सबसे पहले 1933 में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग किया था। 7वां प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? फ्रांसीसी, यूनानी, जर्मन, अंग्रेजी। अर्थशास्त्र एक यूनानी भाषा का शब्द है और यह अर्थ और शास्त्र नामक दो शब्दों के योग से बना है। इसका अर्थ होता है धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का बी वाला। 8वां प्रश्न है आपका, अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? उस वस्तु की कीमत में वृद्धि, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, उस वस्तु की कीमत में गिरावट, उपभोक्ता की आय में गिरावट। देखिए, अन्य बातें समान होने का तात्पर्य है कि उक्त परिस्थिति किसी विशेष वस्तु से संबंधित है और यहां पर कीमत में गिरावट से तात्पर्य यह है मूल्यह्रास न होकर वस्तु की उपयोगिता में गिरावट से है। तो ऐसी स्थिति में विशेष वस्तु की कीमत में गिरावट से उस वस्तु की मांग में कमी हो सकती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 8वें का सी, यानी उस वस्तु की कीमत में गिरावट। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्धटिकाऊ वस्तुएं हैं? कार और टेलीविजन सेट, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद, पंखा और बिजली की इस्त्री जैसे विद्युत उपकरण। देखिए, खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य उत्पाद वस्तुओं का जल्द जैविक अपघटन हो जाता है और ये प्रयोग के लायक नहीं रह पाती हैं, इसलिए ऐसे पदार्थों को अर्ध टिकाऊ कहा जाता है। तो देखिए, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद भी तो इसी में आ जाते हैं, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पादों में। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9वें का सी वाला, यानी खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। 10वां प्रश्न है आपका, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां यह हो सीमांत उपयोगिता कीमत से कम हो, सीमांत लागत कीमत के बराबर हो, सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो, सीमांत उपयोगिता कीमत से ज्यादा हो। देखिए, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है तथा किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहा जाता है। जब किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत से अधिक होती है तो उससे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्त होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का डी। सीमांत उपयोगिता कीमत से ज्यादा हो तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, वीडियो एंड करते हुए मुझे कुछ शब्द भी आप लोगों से कहने हैं। आपसे मैं संवाद करना काफ़ी दिनों से चाह रहा था, लेकिन कभी मौका नहीं मिल पाया, शायद हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। आप लोगों ने विगत कुछ दिनों से देखा है कि करंट अफेयर्स के जो वीडियो शिल्पी मैम के आ रहे थे वो भी आने बंद हो गए। कई लोगों के कमेंट भी बोले कि सर करंट की वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि आपका करंट अफेयर के वीडियो के प्रति सकारात्मक रुझान नहीं था। चैनल पर जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं उसका 1% लोग भी अगर वो वीडियो देख रहे होते तो शायद आज वो वीडियो बंद नहीं हुआ होता। तो कोई व्यक्ति ऐसे चैनल पर कब तक वर्क करेगा जहां पर मुश्किल से 25 से 30 लोग ही उस वीडियो को देखते हों? कोई नहीं करेगा। ऑब्वियसली बात है, सबको डिमोटिवेशन फील होने लगेगा, शर्मिंदगी सी फील होने लगेगी कि इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट यहाँ पर जीरो रहा। अब देखिए, यही हाल मेरे साथ भी है। मैंने कई सारी वीडियो लेकर आया, कई सारे सब्जेक्ट और भी रखे मैंने, लेकिन मुझे भी वही हताशा हासिल हो रही है। मुझे भी बड़ी शर्मिंदगी फील होती है जब इस चैनल को देखता हूँ। एक चैनल जो 3 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है, 3 लाख से ज़्यादा निकल चुका है, और वहाँ पर उसके 1% व्यूअर भी एक्टिव नहीं है। इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी मेरे लिए। तो फिलहाल 2022 तक तो मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, लेकिन 2023 से मैं यहाँ से विदा लेने वाला हूँ। और ये बात मैंने आज से 5 महीने पहले आपको इसलिए बता दी है ताकि आप लोग बाद में ब्लेम ना करें, सर आपने एंड टाइम पर बोला। तो एंड टाइम पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ। और अब मैं हर वीडियो में भी इस बात का जिक्र करूंगा कि आप आगे की जो अपनी राह है स्वयं खुद से देख लें
यहाँ तक का तो मैंने रास्ता आपको दिखा दिया, लेकिन आगे मैं आपको अपना साथ नहीं दे पाऊंगा, ये मेरी मजबूरी है। क्योंकि हमें भी यहाँ पर काम करते हुए अच्छा फील नहीं होता है। हमें भी लगता है कि ऐसे चैनल पर काम करने से क्या फ़ायदा जहाँ पर लोग एक्टिव ही ना हो। मतलब कोई भी कंटेंट डालो, आप लोग देखना ही नहीं चाहते हो। कंटेंट बिल्कुल A1 क्लास हो फिर भी नहीं देखना चाहते हो। इतनी मेहनत से कोई कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, उसके अलावा भी कम से कम आपका सकारात्मक रुझान हो तो आदमी को संतुष्टि तो मिलेगी कि हमने अब जो काम किया उससे लोग खुश हैं। लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं है। तो इस बात से मैं भी हताश हूँ। और हमारी टीम जो है, जो टीम हम लोगों की 4-5 लोगों की टीम थी, उसमें अब अकेला मैं ही बचा हूँ काम करने वाला। इस वजह से मेरी भी हिम्मत टूट रही है। तो आज मैंने यहाँ पर ये बताना उचित समझा ताकि आप लोग समय रहते आगे से जो अलर्ट हो जाएं और अपने आगे की राह को स्वयं तय करें। क्योंकि यहाँ तक का रास्ता मैंने दिखा दिया है, आगे का रास्ता मैं यही आशा करता हूँ कि आगे का रास्ता आप स्वयं तय कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे शब्दों से सहमत हों या असहमत हों, लेकिन मुझे अपनी बात रखनी थी, वो बात मैंने आज यहाँ पर रख दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।